हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज़ मानवी शर्मा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट का यूनिट 2 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे मीनिंग, नेचर, नीड, इम्पोर्टेंस, एम्स, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, आज के इस युग में जहाँ पर व्यक्ति को हर दिन कोई नई समस्या का सामना करना पड़ता है, हर दिन किसी बच्चे के आगे कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में परामर्श और मार्गदर्शन दोनों की महत्वता काफ़ी बढ़ जाती है। निर्देशन बच्चों हमने लास्ट की वीडियो में देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे परामर्श। परामर्श क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या महत्व है, क्या आवश्यकताएं हैं उसकी, क्या क्या उसके सिद्धांत हैं, ये हम सभी लोग आज पढ़ेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डीएलएड बीएड एकेडमी। आप लोग वहां पर नोट्स के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। परामर्श की आवश्यकता मनुष्य को सदैव पड़ती रही है, किंतु परिवार एवं समाज के स्वरूप में परिवर्तन के साथ साथ परामर्श के रूप में भी परिवर्तन हुआ है। पहले संयुक्त परिवार में व्यक्ति अपने परिवार के बुजुर्गों से परामर्श प्राप्त कर संतुष्ट हो जाता था। वर्तमान आर्थिक, प्रतिस्पर्धात्मक एवं गतिशील जटिल युग में व्यक्ति पारिवारिक सदस्य से परामर्श प्राप्त कर संतुष्ट नहीं होता है, उसे प्रशिक्षित परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। आइए बच्चों, परामर्श का अर्थ जानते हैं। परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन के कॉन्सिलियम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सलाह लेना या परामर्श लेना। तो बच्चों, ये किस शब्द से बना है? लैटिन भाषा के शब्द कॉन्सिलियम से बना है, काउंसलिंग, जिसका अर्थ क्या है? सलाह लेना या परामर्श लेना। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है। इस प्रक्रिया के उपरांत प्रार्थी समस्या समाधान योग्य होता है, उसका अधिकतम विकास होता है और वह अपना निर्णय स्वयं ले सकने योग्य हो जाता है। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं जानेंगे बच्चों। पहली परिभाषा रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने की सहायता की जाती है। अब जानते हैं परामर्श की प्रकृति कैसी है। तो बच्चों, परामर्श एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। विज्ञान कैसे है बच्चों? क्योंकि जैसे कि एक साइंस में फैक्ट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नॉलेज होती है, कुछ ट्रूथ्स एंड बिलीव्स होते हैं, ऐसे ही परामर्श में ये सब चीज़ें होती हैं। और कला कैसे है? कला इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति इसको अपने अपने अनुसार इसको कर सकता है। किसी व्यक्ति का परामर्श देने का तरीका कुछ और होगा, किसी व्यक्ति का परामर्श देने का तरीका कुछ और हो सकता है। ये सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन परामर्श किस तरीके से देता है। सबका एक अलग अलग देने का तरीका होता है परामर्श। दूसरा है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि ये कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस है। यह मनोचिकित्सा नहीं है, यह विकासात्मक, उपचारात्मक एवं निरोधात्मक प्रकृति का होता है, यानी कि ये निरंतर विकास में मदद करता है। इसका उपचार भी किया जा सकता है और ये निरोधात्मक भी है। आइए अब परामर्श की विशेषताएं जानते हैं। परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं। क्या बच्चों?
परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं। परामर्श प्रक्रिया में केवल 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है। यदि 2 व्यक्तियों से अधिक के मध्य विचार विमर्श होता है तो वह परामर्श नहीं है। तो इस बात से हम लोग क्या समझते हैं बच्चों कि जो परामर्श प्रक्रिया है यानी कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, और अगर 2 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार विमर्श हो रहा है तो वह परामर्श नहीं है। परामर्श निर्देशन की एक विधि है। परामर्श क्या है? निर्देशन की एक विधि है, अतः यह एक निर्देशीय प्रक्रिया है। परामर्श में परामर्शदाता अपने निर्णय या विचार परामर्श प्रार्थी पर लादता नहीं है। परामर्श प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी केंद्रित होती है, जिसमें पारस्परिक विचार विमर्श, वार्तालाप, तर्क वितर्क द्वारा प्रार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपने स्वयं के लिए निर्णय लेने में समर्थ हो सके। परामर्श प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसमें आत्मविश्वास जगाती है। तो बच्चों हम ये इससे समझते हैं कि जो परामर्श देने वाला होता है वो परामर्श प्रार्थी पे अपना ना ही तो कोई निर्णय लादता है, थोपता है, ठीक है, इसके साथ ही वो जब इतने सारे उनमें आपस में विचार विमर्श होते हैं, वार्तालाप होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, तो जब इससे प्रार्थी स्वयं के निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है तो इससे उसका आत्मनिर्भरता आती है उसके अंदर, और उसमें आत्मविश्वास भी उत्पन्न हो जाता है। अब हम जानेंगे परामर्श की आवश्यकता, कि परामर्श की क्या आवश्यकता है, परामर्श किसमें हमें मदद करता है। तो परामर्श शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति, यथोचित प्रयास करने की प्रेरणा छात्र को देने में मदद करता है। छात्रों में विशिष्ट योग्यताओं एवं सही दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित तथा विकसित करने में छात्रों की मदद करता है। स्वयं की योग्यताओं, रुचियों एवं अवसरों आदि को समझकर स्वयं को और भली भांति समझने में छात्रों की मदद करता है। स्वयं की कठिनाइयों को हल करने में, उनकी योजना बनाने में सहायता करता है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य पारस्परिक संबंधों की भावना विकसित करने में परामर्श की आवश्यकता होती है। छात्रों के संबंध में वे सूचनाएं प्राप्त करना जो उसकी समस्याओं के निराकरण में सहायक हों, इसमें भी परामर्श आवश्यक होता है। अब जानते हैं कि परामर्श के क्या क्या महत्व हैं। जब शिक्षक एवं छात्र में संबंध स्थापित हो जाता है, वहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उनका उचित समाधान परामर्श के द्वारा ही किया जा सकता है। जो प्रश्न छात्र के भावी व्यवसाय चयन से संबंध रखते हैं, उनका निराकरण परामर्श सेवा द्वारा किया जा सकता है। विशेषकर किशोरावस्था में भावी जीवन को व्यवस्थित करने संबंधी सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस काल को जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। इस काल में स्वसमायोजन, परिवार समंजन के प्रश्नों का हल परामर्श से ही दिया जा सकता है। वर्तमान समाज आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक रूप से अत्यंत जटिल हो गया है। इस कारण अध्यापक उचित रूप से परामर्श नहीं दे पाता। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जटिल समाज में परामर्श का क्षेत्र, रूप, आकार एवं अर्थ बदल गया है। इसी कारण परामर्श की आवश्यकता है। परामर्श साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों की योग्यता, अभिरुचियों, प्रतिभाओं का पता लगाकर परामर्शदाता योग्य मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। मतलब अगर परामर्शदाता को, परामर्श देने वाले को छात्रों की सही योग्यता, सही अभिरुचियों और उसकी प्रतिभाओं का सही पता लग जाए तो वह उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
अब जानते हैं परामर्श का उद्देश्य। यानी कि उसका लक्ष्य क्या है, परामर्श का एम क्या है। इस प्रकार परामर्श का लक्ष्य है विद्यार्थी को स्वयं कार्य करने तथा अधिक परिपक्व ढंग से विचार विमर्श करने में सहायता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को स्वयं की योग्यताएं और संभावनाएं को ज्ञान करने तथा योग्यताओं का स्वयं के सामाजिक विकास में उपयोग करना भी उपबोधन का महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया है। बॉय एवं पाइन ने सामान्य नैदानिक उपबोधन यानी कि जनरल क्लिनिक काउंसलिंग के जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखने हेतु बताया है वे हैं, तो वो कौन कौन से लक्ष्य हैं जिनको बॉय एंड पाइन ने बताया है, वो कौन कौन से हैं। पहला तो ये प्रार्थी को अधिक अच्छा करने में सहायता देना, अर्थात सेवार्थी को स्वयं के महत्व को स्वीकार करना, वास्तविक स्व के मध्य अंतर को समाप्त करने में सहायता देना और व्यक्तियों को स्वयं की व्यक्तिगत समस्याओं के अपेक्षाकृत स्पष्टता पूर्वक विचार करने में सहायता प्रदान करने से संबंधित है। तो ये सभी वो लक्ष्य हैं जो बॉय एंड पाइन ने बताए हैं कि व्यक्ति को जो है स्वयं की सहायता करनी चाहिए अधिक अच्छे से, और स्वयं के महत्व को स्वीकार करना चाहिए, और जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनका स्पष्ट पूर्वक विचार करने में उसकी जो है वो सहायता प्रदान करनी चाहिए एक काउंसलर को। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार काउंसलिंग के 3 लक्ष्य हैं। किसके अनुसार? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार, एपीए के अनुसार बच्चों काउंसलिंग के 3 लक्ष्य हैं। पहला ये कि परामर्श प्रार्थी द्वारा स्वयं के अभिप्रेरकों, आत्मदृष्टिकोणों एवं क्षमताओं को यथार्थ रूप से स्वीकार करना। तो पहला लक्ष्य क्या है कि जो परामर्श जिसको चाहिए वो स्वयं के अभिप्रेरकों, आत्मदृष्टिकोणों और क्षमताओं का पूर्ण रूप से स्वीकार करे। और दूसरा ये कि सेवार्थी के द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक वातावरण के साथ तर्कयुक्त सामंजस्य की प्राप्ति करना। और तीसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समाज द्वारा स्वीकृति एवं समुदाय, रोजगार व वैवाहिक संबंधों के क्षेत्र में उनका निहितार्थ करना। इस वर्णन के आधार पर परामर्श के 3 मुख्य उद्देश्य माने जा सकते हैं, जैसे कि आत्मज्ञान प्रदान करना, आत्मस्वीकृति का विकास करना और सामाजिक सामंजस्य का विकास करना, सोशल हार्मनी। अब जानते हैं परामर्श के उद्देश्य। व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजना बनाने में सहायता देना, यानी कि व्यक्ति को इस लायक बनाना कि वो अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके, उसकी योजना बना सके। व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करना, व्यक्ति को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य प्रारंभ करने में सहायता करना, व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक और वैयक्तिक समस्याओं को समझाने में सहायता देना और व्यक्ति को अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में सहायता देना। अब जानते हैं स्कोप ऑफ काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, एजुकेशनल शिक्षा में काउंसलिंग का काफ़ी महत्व है। वोकेशनल यानी कि व्यवसाय में कि बच्चे को कौन कौन सा व्यवसाय उसको चुनना है, किस लिए चुनना है, कौन सा चुनना है। प्लेसमेंट काउंसलिंग यानी कि बच्चे को किस कंपनी में प्लेसमेंट मिलनी चाहिए या किस कंपनी में वो प्लेसमेंट चाहता है तो क्यों चाहता है और कौन सी कंपनी में उसको प्लेसमेंट करनी चाहिए। और हेल्थ काउंसलिंग कि वो अपना स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकता है, उसको कैसे बीमारी है, कौन सी बीमारी है, उससे रिलेटेड उसको क्या क्या परामर्श दे सकते हैं। और पर्सनल काउंसलिंग यानी कि व्यक्तिगत जो काउंसलिंग होती है, व्यक्तिगत काउंसलिंग। और मोटिवेशनल काउंसलिंग यानी कि बच्चे को जो है मोटिवेशन दिया जा सकता है। डेवलपमेंटल काउंसलिंग और
मैरिज काउंसलिंग, यानी कि शादी से जुड़ा हुआ काउंसलिंग, जैसे कि विवाह से आप समझ ही रहे हैं कि कौन सा लड़का बेहतर है, किस लड़के से शादी की जाए, ऐसी काउंसलिंग दी जानी चाहिए कि आपके लिए कौन सा लड़का बेहतर है, इस तरह की काउंसलिंग दी जा सकती है। तो देखा जाए तो काउंसलिंग का स्कोप सब जगह फैला हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जानते हैं इसके सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की प्रक्रिया विविध सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? परामर्श एक प्रक्रिया है। काउंसलिंग इज अ प्रोसेस। एक परामर्शदाता के लिए यह समझना आवश्यक है कि परामर्श एक मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इस तथ्य को ना समझ पाने के कारण परामर्शदाता तथा प्रार्थी दोनों में ही निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। दूसरा क्या है सिद्धांत? परामर्श प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। विद्यालय स्तर पर परामर्श केवल बाधाओं तथा विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य समस्याओं से जूझने वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक के लिए परामर्श जरूरी है। तीसरा है, परामर्श प्रक्रिया का अर्थ केवल परामर्श देना ही नहीं, बल्कि प्रार्थी के साथ उसकी परिस्थितियों के साथ प्रत्येक कदम पर चलने वाली सोच तथा मार्गदर्शन है। परामर्श प्रक्रिया प्रार्थी को न्यायपूर्ण सोच के योग्य बनाती है। चौथा है, परामर्श प्रक्रिया समस्या को सुलझाने की कोई विधि नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान ढूंढने में सहायता करती है। परामर्श प्रक्रिया साक्षात्कार नहीं है, बल्कि प्रार्थी से बातचीत करके उसमें आत्मनिरीक्षण का विकास करना है। परामर्शदाता के लिए कुछ तथ्यों की जानकारी बहुत आवश्यक है, जैसे कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव और प्रकृति अलग अलग है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जिसको वो परामर्श दे रहा है उसका स्वभाव और प्रकृति उसको पता होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा परामर्श दे पाएगा। और दूसरा क्या है? परामर्शदाता को प्रार्थी की आलोचना व समस्याओं का समाधान करना चाहिए। परामर्शदाता केवल प्रार्थी के लिए परामर्श, प्रेम तथा सहयोग द्वारा ऐसा वातावरण तैयार करता है जिससे प्रार्थी को आत्मनिरीक्षण करने तथा जीवन को बेहतर ढंग से समझने का अवसर प्राप्त हो सके। तो बच्चों, ये थे उसके सिद्धांत काउंसलिंग के। तो आज की क्लास में बस आप लोगों के लिए इतना ही। कल हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।